हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद दुनिया मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आज का सेशन शुरू करने से पहले आज कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं तथा कृष्ण जन्मोत्सव पर आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, यानी आप सभी को टीजीटी में सफलता मिल जाए। इसी कामना के साथ आज की हमारी श्रृंखला शुरू होती है, जिसका टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा। क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम टाइम में। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न उत्तरी है वो किस पर आधारित है, तो आपकी एससीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित है। जब एससीईआरटी की हमारी बुक कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद एनआईओएस की बुकें तथा आपकी एनसीईआरटी की बुकों से हम प्रश्न उत्तरी करेंगे। 7000 के आसपास हमें यूथ से मिल जाएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। उसके अलावा हम 5000 के आसपास खुद इन्हीं मैटरों से, यानी एनसीईआरटी से, एससीईआरटी से और आपका एनआईओएस की बुकों से कंप्लीट करेंगे। तो फिर हमारे पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि हमें नहीं लगता कि 125 क्वेश्चनों में हमारे 100 भी ना बन पाए। तो चलिए देख लेते हैं आज की श्रृंखला को। चलिए देखते हैं आज की श्रृंखला। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, था काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टों पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है। तो आपको पता है हड्डी में आपका कैल्शियम और आपका कैल्शियम सबसे ज़्यादा अधिक होता है हड्डी के बनाने में। जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर कैल्शियम की टैबलेट देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है। तो वो हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन कह रहा है लोहा तत्व, दूसरा कह रहा है सोडियम। लोहा तत्व आपका क्या ब्लड के लिए आवश्यक होता है, दूसरा सोडियम, तीसरा मैग्नीशियम। ये सोडियम मैग्नीशियम खनिज तत्व हैं। और चौथा आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम मुख्यतः हड्डी के लिए आवश्यक होता है। मेरुदंड में अस्थियों की संख्या होती है। ए ऑप्शन है 28, बी है आपका 24, सी ऑप्शन है 26 और डी ऑप्शन है आपका 36। तो अगर मेरुदंड की बात की जाए तो वयस्कों में मेरुदंड की संख्या जो होती है वो 26 होती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं 33 है नहीं। तो समझ लीजिए कि किसका पूछा जा रहा है, तो वयस्कों का पूछा जा रहा है। चलिए बच्चों के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं। ए ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 30 और आपका डी ऑप्शन है 36। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, यानी 33 होती हैं बच्चों में। वयस्कों में 26 हो जाती हैं घटकर। अस्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो अस्थि रोग विटामिन ए की कमी से होता है, बी बोला विटामिन बी की कमी से होता है, सी आपका विटामिन सी की कमी से, डी ऑप्शन है विटामिन डी की कमी से। तो जो अस्थियों का रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो विटामिन डी की कमी से अस्थियों का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल में अस्थियां होती हैं तो कहते हैं ना हम तेरी पूरी की पूरी अड्डी पसलियाँ तोड़ देंगे। तो याद रखिएगा कितनी तोड़ते हैं। तो आ का होता है, आ बोला है 200 होती हैं, बा का ऑप्शन है 204 होती हैं, सी ऑप्शन है 206 होती हैं और डी ऑप्शन है 210 होती हैं। तो वो होती हैं 206 टोटल, ये तोड़ी जाती हैं। चलिए मानव खोपड़ी में अस्थियां होती हैं। तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6 और सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 15। तो मानव खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती हैं, तो वो हमारी 8 होती हैं। अस्थि संस्थान का मुख्य कार्य है शरीर को, ए ऑप्शन है दृढ़ता प्रदान करना, बी ऑप्शन है स्वस्थ रखना, सी ऑप्शन है खड़े रखना, डी ऑप्शन है लेटे रखना। तो अस्थि संस्थान का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना है। यानी ये नहीं होता तो शरीर ऐसे लटक जाता है जैसे अब मतलब निर्जीव हाथ पैर लटक जाते हैं। खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका का नाम क्या है। तो ए ऑप्शन है गिरवा कशेरुका, बी ऑप्शन है अच्छा कशेरुका और शीर्षधर कशेरुका और अनुत्तरिक कशेरुका। तो आपको बता दें अनुत्तरिक जो होती है यहाँ पे होती है, जहाँ आप बैठते हैं वहाँ होती है, और गिरवा जो है वो हमारी गली खोपड़ी यानी खोपड़ी के पास की होती है। तो इस तरह से ये स्पाइरल में होती है, ये पास की होती है, ये 4 भागों में बटी होती है, यानी रीढ़ के पीछे की हड्डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोहनी की जोड़ कौन सा जोड़ कहलाता है। तो ए ऑप्शन है धुरिया, बी ऑप्शन है कब्जेदार जोड़ इस तरह से होता है, एक कब्जा इधर गया एक इधर गया, इन दोनों को आपस में मतलब
इन दोनों में आपस में इस तरह पसापन होता है कि ये इधर उधर घुमाने से टूटते नहीं हैं, बट एक दूसरे का इनमें सपोर्ट होता है। चलिए, फिसलने वाला और कुठीदार, तो ये कुठीदार नहीं होता, ये कब्जेदार होता है, क्योंकि आप जब भी कोहनी को अपने को मूवमेंट करते हो तो वो मूवमेंट लेती है, ऊपर नीचे जाती है, जबकि खूंटेदार में इस तरह से नहीं होता। चलिए, प्रत्येक कशेरुकाओं में कितनी भाग होते हैं? तो प्रत्येक कशेरुकाओं की बात की जा रही है, तो यहाँ पर प्रत्येक कशेरुकाओं में ए ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो आपकी प्रत्येक कशेरुका में 3 भाग होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछली बार टीजीटी 2021 में ऐसे के ऐसे 2-3 इसमें से क्वेश्चन ऐसे के ऐसे एज अ पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अस्थि भंग में मांसपेशियों में क्या परिवर्तन होता है? तो जब अस्थि भंग हो जाती है किसी की, तो मांसपेशियां क्या होती हैं? अगर सही टाइम पर प्राथमिक चिकित्सा नाम दी जाए तो वहाँ पे सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है, बी बोला पानी आ जाता है, सी बोला दर्द होता है, डी बोला नीला पड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है। नीला कब पड़ेगा? जब चोट लग जाती है अंदर की, यानी ब्लड वहीं के वहीं अंदर ठोस हो जाता है, बाहर नहीं निकलता, बहता नहीं है, तो वो हिस्सा नीला पड़ जाता है। असली की अस्थि किस अवस्था में अधिक उतरती है? तो जो असली की अस्थि है वो किस अवस्था में अधिक उतरती है? ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो वो हमारी अवस्था है किशोरावस्था, जिसमें असली की अस्थि सबसे ज़्यादा उतरती है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, असली की अस्थि भंग होने पर कौन सी पट्टी बांधनी चाहिए? तो ये जो असली की अस्थि होती है यही हमारी भंग हुई है, तो ये इस तरह से होती है आपकी। तो ये दोनों साइड होती है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही साइड इसमें फ्रैक्चर हो जाता है, तो दोनों हाथ काम नहीं करते हैं। ये स्थिति बनी थी रोड एक्सीडेंट के बाद। तो यहाँ पे हमें कौन सी मतलब पट्टी बांधनी चाहिए? तो आपको बताते हैं कि जब हमें क्या करना होता है, प्राथमिक तौर पर यानी तुरंत के तुरंत हमें कोई उपचार देना होता है, तो हम इस तरह से इसकी पट्टी बनाते हैं। ठीक है, इस तरह इसमें बाजू रख के इस तरह से गर्दन में इस तरह डली होती है, तो यहाँ पे बाजू रख जाती है, जिससे इसको सपोर्ट मिलती है असली को। तो अगर यहाँ पे ए ऑप्शन बोल रहा है सेंट जॉन झोल, बी बोल रहा लंबी पट्टी, सी बोल रहा पतली पट्टी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेंट जॉन झोल जो है वो इसके लिए तैयार किया जाता है। अगर ये असली यानी आपकी कॉलर बोन अगर ये टूट जाती हैं किसी की, अगर दोनों साइड टूटती हैं तो दोनों ही हाथ ऊपर नहीं उठते हैं और ऊपर उठते हैं काफ़ी समय के बाद। तो चलिए देखते हैं। अस्थि भंग रोगी को नहीं चाहिए हिलना डुलना, आराम से लेटना, खड़े रहना, बैठना। तो अस्थि भंग रोगी को नहीं चाहिए, तो हमारा हिलना डुलना नहीं चाहिए। अस्थि भंग में यदि हड्डी टूटकर त्वचा के बाहर आ जाए तो उसे कहते हैं साधारण अस्थि भंग, संयुक्त अस्थि भंग, पचंडी अस्थि भंग, कच्ची अस्थि भंग। तो यहाँ पर संयुक्त अस्थि भंग होता है, इस तरह से वो बाहर निकल आती है टूटकर। इस तरह जैसे इस तरह थी, यानी वो इस तरह होती हैं। अब ये टूटी तो वो ऐसे निकल आएगी बाहर मांस में से, तो वो होता है संयुक्त अस्थि भंग। जबड़े की अस्थि भंग होने पर कौन सी पट्टी बांधनी चाहिए? आपको बता दें कि आप अब तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। जैसे ही ये पूरा NCERT का एक बुक कंप्लीट होगा तो उसकी इम्पोर्टेंट इमेजेस हम क्या करेंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर पर डाल देंगे, जिससे कि आप उसे पढ़ लें। अगर आप कहेंगे तो उन इमेजेसों को भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जबड़े की अस्थि भंग होने पर कौन सी पट्टी बांधनी चाहिए? तो जब जबड़ा टूटता है यानी आपका इस तरह मुंह टूटता है तो क्या करते हैं, सेंट जॉन झोल बांधते हैं, चौड़ी पट्टी बांधते हैं, लंबी पट्टी बांधते हैं, तिकोनी पट्टी बांधते हैं। तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे बांधी जाती है तिकोनी पट्टी, क्योंकि उसे इस तरह से हमें चारों तरफ से कवर करना होता है। तेज चाकू से काटने पर जो घाव होता है उसे कहते हैं, ए ऑप्शन है कटा हुआ घाव, बी ऑप्शन है फटा हुआ घाव, सी ऑप्शन है कुचला हुआ घाव और डी ऑप्शन है छिदा हुआ घाव। तो उसे कहते हैं कटा हुआ घाव, चूँकि चाकू क्या करता है, काटता है, तो कटा हुआ घाव कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कृत्रिम श्वसन क्रिया के उद्देश्य हैं श्वसन तंत्र को उत्तेजित करना, श्वसन तंत्र को पुनः आरंभ करना, व्यक्ति की जीवन रक्षा करना और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसके उद्देश्य हैं, इसीलिए हम स्वतंत्र। कौन सी कृत्रिम विधि में रोगी को करवट
के बल लिटाया जाता है? तो ए ऑप्शन है लावोर्स विधि में, बी ऑप्शन है सिल्वेस्ट विधि में, सी ऑप्शन है शेफर विधि में और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। तो आपका लावोर्स विधि में क्या होता है? रोगी को करवट के बल लिटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वेस्टर विधि में कितने व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वेस्टर विधि की बात की जाए तो यहाँ कितने व्यक्तियों का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 1 का, बी ऑप्शन है 2 का, सी ऑप्शन है 3 का और डी ऑप्शन है 4 का। तो 2 का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन देने से पूर्व किस बात की जांच करनी चाहिए? तो इससे हृदय स्पंदन हो रहा है, बी बोला सांस चल रही है, सी बोला रोगी के मुख में पानी आ रहा है और डी बोला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब कृत्रिम स्पंदन की बात होती है तो हमें यह देखना होता है हृदय स्पंदन हो रहा है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट होता है। ये हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर करना ही पड़ता है। कृत्रिम श्वसन देने से पूर्व रोगी की अच्छी प्रकार से साफ कर देना चाहिए। तो रोगी का क्या अच्छी प्रकार से साफ करना है? जब आप कृत्रिम श्वसन दे रहे हैं तो आँखें, नाक, कान और गला, तो कहाँ से सांस निकलती है याद रखना हमेशा, कहाँ से सांस निकलती है तो वो हमारी नाक से निकलती है। तो नाक को हमें अच्छे से साफ़ करना है जिससे कि सांसें अच्छे से निकल सके। हॉलकर नेशनल विधि में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो हॉलकर नेशनल विधि की बात की जाए तो इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब हम छोटे थे तो याद होगा कि इसमें क्या होता था कि खेल में इस तरह करते थे। अभी अस्थि भंग में भी देखिएगा हाथों पे रखकर इस तरह हम झुलाते थे एक दूसरे को, तो ये भी अस्थि भंग व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने का सही तरीका है। शेफर विधि में कृत्रिम श्वसन में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो शेफर विधि की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कितने व्यक्तियों की? तो 1 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। शेफर विधि आपकी पिछली बार पूछी जा चुकी है। शेफर विधि संबंधित है तो याद रखिएगा कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया से संबंधित है। यदि गांव में दुर्घटना हो जाती है तो रोगी को अस्पताल पहुंचाते हैं चारपाई द्वारा, तेहत्थी विधि द्वारा, गोद में लेकर, पीठ पर लाद कर। तो गांव में की बात की जाए तो चारपाई पर रखकर उसे दोनों तरफ पकड़ के ले जाते हैं। अस्पताल में घायल व्यक्ति के स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ए ऑप्शन है स्ट्रेचर, बी है हस्तासन और सी है चारपाई और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे स्ट्रेचर जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हस्त आसन द्वारा व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है। चोट जांघ में हो, चोट कमर में हो, रोगी मूर्छित हो, उपयुक्त सभी में। तो हाथों पे हम कब ले जा सकते हैं? जब व्यक्ति की क्या हो, चोट कहाँ पे हो आपकी, यहाँ पे चोट उसकी कमर में हो। मूर्छित दशा में व्यक्ति को स्थानांतरित करने की सरल विधि है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है हस्तासन द्वारा, बी ऑप्शन है कंधा पर लादकर, सी ऑप्शन है पीठ पर लादकर और डी ऑप्शन है सहारा देकर। तो जब वो मूर्छित है तो मूर्छित अवस्था में उसे लादना ही सबसे उपयुक्त होता है। तो कंधे पर लादकर, जिस तरह बच्चा सो जाता है तो उसे लादना ही उपयुक्त होता है, इसी तरह मूर्छित को भी कंधे पर लादना, क्योंकि उसमें वजन अधिक होता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्थानांतरित करने का उद्देश्य है धूप से बचाना, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, पुनः दुर्घटना से बचाना, क्योंकि सड़क पर रह जाएगा तो फिर कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाएगी। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहता है उपयुक्त सभी। घायल के स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है गोद में उठाकर, कंधे पर लाद कर, दोहत्ती विधि द्वारा, स्ट्रक्चर विधि द्वारा। तो घायल को जब हमें स्थानांतरित करना होता है तो उसकी सबसे अच्छी विधि क्या होती है घायल को स्थानांतरित करने की? तो वो होती है यहाँ पे गोद में उठाकर, क्योंकि उठा सकते हैं तो ये ज़्यादा उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घायल को दुर्घटना स्थल से स्थानांतरित करने की आवश्यकता कब होती है? आग से गिर जाने पर, किसी इमारत से गिर जाने पर, किसी वाहन से टकराने पर, उपयुक्त दशाओं में। तो भाई घायल है तो वो तब घायल होगा उसी दिशाओं में, तो हम उसे उठाएंगे तो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि आग में गिर गया तो भी घायल है, किसी वाहन से टकराने पर भी घायल है और किसी इमारत से गिरने पर भी घायल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्लिट का प्रयोग की जाती है स्पंज से पूर्व, स्पंज के साथ, स्पंज के पश्चात, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे स्प्लिट का हम कब प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, यानी स्पंज के साथ।
गर्म सेक का प्रयोग करते हैं तो तीव्र वेदना में, तीव्र ज्वर में, घाव पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गर्म सेक हम कब करते हैं? जब हमें तीव्र वेदना होती है तब। रोगी को स्पंज करते हैं गर्माहट के लिए, ठंडा पहुंचाने के लिए, सफाई के लिए। उपयुक्त सभी दशाओं में हम रोगी के स्पंज करते हैं। तो यहाँ पे हम कब यहाँ पे स्पंज करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा, उपयुक्त सभी दिशा में हम स्पंज करते हैं। कभी कभी सफाई करनी होती है तो भी हम स्पंज करते हैं। गर्म जल की बोतल प्रयोग करते हैं शुष्क सेक में, तर सेक में, शुष्क तर सेक में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गर्म जल की हम बोतल का प्रयोग करते हैं जब हमें क्या करना होता है? शुष्क सेक में होता है, क्योंकि हमें सिकाई करनी है, वो भी बिना नमी की। अच्छी पोल्टिस तैयार करते हैं तो भूसी से, सरसों से, अलसी से, नीम पत्ती एवं प्याज से। तो अच्छे पोल्टिस को यहाँ पे पोल्टिस समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो। पोल्टिस का मतलब होता है ये, जैसे आपके घर में कभी बातोर हुआ हो, कोई फोड़ा हुआ हो तो मम्मा आटे का गोला सा इस तरह से बनाकर, छोटी सी रोटी बनाकर उस पर रख देती हैं घी लगाकर, तो वो रात रात में फूट आता है। या फिर कभी कांटा लग जाता है, जैसे कोई नुकीली चीज़ लग जाती है, वो निकलती नहीं है सुई से, तो गुड़ अजवाइन लेकर उसके ऊपर रख देती हैं। ये सब क्या है? पोल्टिस है। तो किसकी पोल्टिस अच्छी होती है? तो सरसों से ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि वो बालों को पकड़ती नहीं है और बिना दर्द के वो अंदर से सब कुछ खींच लाती है, फोड़े में से जो भी गंदगी बन जाती है। रोगी की किस अवस्था में परिचायिका को स्नान कराने में सहायता करनी चाहिए? कमजोरी में, अत्यंत कमजोरी में, बेहोशी में, उपयुक्त सभी में। तो अत्यंत कमजोरी में सहायता करनी चाहिए। स्पंज करने के पश्चात रोगी को पेय पदार्थ देना चाहिए। मौसमी का रस, लस्सी, ठंडा दूध, गर्म दूध। जब उसके स्पंज करा दी है तो हमें कौन सा पदार्थ देना है? उसे हमें गर्म दूध देना है। स्पंज का मतलब हो जाता है सूखी, मतलब सूखी डाई, या कहें ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है? गर्म दूध उसे देना है, क्योंकि स्पंज का मतलब है शुष्क बात, यानी कपड़े से शरीर को पोंछ देना। पोल्टिस बांध देने के बाद वह अंग जो कुछ समय के लिए रहता है, तो ठंडा, गर्म, सामान्य, असामान्य। तो जब हम पोल्टिस बांधते हैं तो वो अंग कुछ समय के लिए ऐसे खोलता है, यानी गर्म रहता है, तभी तो उसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकल आता है। चलिए, शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो सामान्य की पूछी जा रही, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें कभी कभी लेना होता है ये ऑप्शन। तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये कितना बना? ये 26 सेंटीग्रेड बना। जब 36 सेंटीग्रेड को आप क्या करेंगे? उसमें कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो यहाँ पे 6 वाला ऑप्शन है ही नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 98.4 फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो राइट पहला ऑप्शन है ए 72 बार, बी है 64 बार, सी है 80 बार और डी है 92 बार। तो 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन किस अवस्था में सबसे तेज होती है? तो वो अवस्था कौन सी है? पहली किशोरावस्था, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी प्रौढ़ावस्था, चौथी है वृद्धावस्था। तो जो शैशवावस्था है, यानी आपकी इन्फेंसी एज है, वहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे हाथ रख के भी देखेंगे उसके ऊपर, तो उसकी धड़कनें बहुत तेज तेज चलती हैं। नवजात शिशु की नाड़ी की गति कितनी होती है? तो नवजात की सबसे तेज़ होती है 90 से 105, 100 से 135, 115 से 130 और 135 से 140। तो ज़्यादातर 120 से 140 के अबव बताई जाती है। तो हमारी नवजात की जो शिशु की धड़कनें होंगी वो यहाँ पे 135 से 140, क्योंकि यहाँ पे 40 पर एंड हो रहा है। थर्मामीटर के नीचे सिरे की घुंडी में क्या भरा होता है? तो आपने देखा कुछ काला काला सा नज़र आता है थर्मामीटर में। पहला पारा, दूसरा जल, तीसरा अम्ल, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पारा भरा होता है जो शरीर के टेम्परेचर को आपको दिखाता है।
स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य की बात आ रही है। तो स्वस्थ मनुष्य की जो नाड़ी है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगी? तो यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य की बात है तो ये 70 से 80 बार धड़कती है, क्योंकि 80 लास्ट है स्वस्थ वयस्क और महिला के लिए। तो यहाँ पे मनुष्य की बात है तो दोनों हो जाएंगे, तो 70 से 80। रोगी के लक्षणों में होने वाले परिवर्तनों को नोट करने का उपाय है डायरी में लिखना, याद रखना, चार्ट बनाना या किसी कागज़ पर लिखना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अस्पतालों में चार्ट बनाए जाते हैं नर्स के द्वारा, जिसमें वो रोगी के लक्षणों को लिखती हैं। जैसे कि डॉक्टर आता है उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि मेरे ट्रीटमेंट के बाद ये इसमें हुआ और ये मुझे और करना है। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइए सेशन आपको कैसा लगा। ये इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और आज हमारा एक मतलब जैसे ही ख़त्म होती है एक यूनिट, हम उसके जो पिक्चर्स हैं वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भेज देंगे, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी जन्माष्टमी, जन्म महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी आशा के साथ कि ये अगली जन्म अष्टमी यानी जन्म महोत्सव जब भी आए कृष्ण का, आप अपने ड्रीम तक, अपने सपने तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हों। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, राधे राधे।